नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगर स्ट्राइक के बारे में। देश और दुनिया में कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक का यूज़ किया है अपने कुछ ना कुछ पॉलिटिकल या सोशल हितों को पाने के लिए। तो हम देखेंगे कि हंगर स्ट्राइक के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, मुख्यतः इथिकली कौन कौन से चैलेंजेस ये खड़े करता है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, फैमिली, निकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हंगर स्ट्राइक बेसिकली एक फॉर्म है प्रोटेस्ट करने का और इसे काफ़ी कंटेंशियस मेथड माना जाता है। हंगर स्ट्राइक बहुत से इथिकल सवाल, इथिकल क्वेश्चंस खड़े करती है, जैसे कि जो स्ट्राइकर है, जो स्ट्राइक कर रहा है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ जो स्ट्राइकर है, जो हंगर स्ट्राइक कर रहा है, उसके प्रति स्टेट का क्या रवैया है, स्टेट यानी कि सरकार जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है। इसके रिलेटेड काफ़ी इथिकल क्वेश्चंस को भी ये खड़ा करता है। बेसिकली हंगर स्ट्राइक होती क्या है? देखिए, हंगर का मतलब हुआ भूख। भूख, हमने भूख की हड़ताल करी है। स्ट्राइक मतलब हड़ताल, हंगर मतलब भूख। तो हंगर स्ट्राइक बेसिकली डेलिब्रेट शब्द को ध्यान में रखिएगा। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। तो हंगर स्ट्राइक का मतलब है कि डेलिब्रेट रिफ्यूजल मतलब मना करना है। किस चीज़ के लिए जानबूझ के मना किया जा रहा है? खाना खाने से या कुछ केसेस में पानी पीने से भी मना किया जाता है। अब ऐसा किया क्यों जाएगा? कोई व्यक्ति बिना मतलब के तो बैठ के यहाँ पे नहीं कहेगा कि भैया हम भूख हड़ताल पे हैं, हम खाना ही नहीं खाएंगे, या कुछ केसेस में हम पानी भी नहीं पियेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली कोई ना कोई पॉलिटिकल या सोशल गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हंगर स्ट्राइक्स करी जाती हैं। अब आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, तब आपको ये जो स्टेटमेंट है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हिस्टोरिकली हंगर स्ट्राइक जो है उसको अलग अलग कल्चर्स में यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल, प्री क्रिश्चियन आयरलैंड ट्रॉस्कार्ड में इसको यूज़ किया गया है। एंशियंट इंडिया में भी एक टेक्स्ट है, एक किताब आती है कलहन की राज तरंगिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो कलहन की राज तरंगिनी में भी हंगर स्ट्राइक्स के बारे में, भूख हड़ताल के बारे में रेफरेंस आती है। मगर ये जो प्रैक्टिस है ये लेट 19th सेंचुरी में काफ़ी प्रोमिनेंट हुई। रशियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने हंगर स्ट्राइक्स करी, सफरेगेट मूवमेंट हुई, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक्स देखने को मिली, और महात्मा गांधी जी ने भी इनजस्टिस के खिलाफ हंगर स्ट्राइक करी। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। गांधी जी ने कौन कौन सी स्ट्राइक्स करी हैं, साउथ अफ्रीका में कौन सी करी, इंडिया में कौन सी करी, पूरा जो इनका जीवन परिचय है एमसीक्यूज़ के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो गांधी जी से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसे आप गलत करके आओगे। तो इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लेट 19th सेंचुरी में हमें कई ऐसे केसेस हैं हंगर स्ट्राइक्स के जो देखने को मिले। गांधी जी के हंगर स्ट्राइक, सफरेगेट मूवमेंट देखने को मिली, और रशियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने भी इस प्रकार की हंगर स्ट्राइक्स करी। हंगर स्ट्राइक के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले फिजियोलॉजिकल डिफाइंस। देखिए, हंगर स्ट्राइक जो है वो बॉडी के नेचुरल प्रोसेस का यूज़ करती है अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज देने के लिए कि भैया हम खाना नहीं खाएंगे। अब ये बॉडी के नेचुरल प्रोसेस है ना, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, और खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। तो मांगें आपकी कौन मानेगा? अथॉरिटी मांगेगी, गवर्नमेंट मांगेगी। तो आप अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो, किसकी मदद से? अपनी बॉडी के नेचुरल प्रोसेस की मदद से। फिर आता है अल्टरनेटिव प्रोटेस्ट मेथड। अब देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बाकी जो प्रोटेस्ट करने के साधन हैं वो अनअवेलेबल हैं, वहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक है वो पोटेंट टूल बन जाता है। कई बार होता है कि बाकी लोग अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो उसको नहीं सुन रही है। सरकार तक या अथॉरिटीज़ तक वो बातें नहीं पहुँच रही हैं, या फिर वो फिक्र ही नहीं कर रही है, बेजाओ भाड़ में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे फिर क्या किया जाएगा? हंगर स्ट्राइक की जाएगी। तो हंगर स्ट्राइक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है उन सिचुएशंस में जहाँ बाकी जो प्रोटेस्ट हैं वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। फिर आता है कि इमोशनल अपील। अब देखो, कोई एक व्यक्ति है जो हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो ये अपने आप के, अपनी बॉडी को सफ़र कर रहा है, अपनी बॉडी उसकी सफ़र कर रही है, वो खुद अपने आप को इतनी पीड़ा, इतना कष्ट दे रहा है ताकि जो जनता के लिए हमारे जो हित हैं उनको मांगा जाए। जैसे कि अन्ना हजारे जी ने जब आमरण अनशन किया था तो वो अपने लिए नहीं किया, उन्होंने लोकपाल के लिए किया, उन्होंने करप्शन के खिलाफ के लिए किया, उन्होंने जनता के लिए किया। तो यहाँ पर एक इमोशनल अपील होती है कि जब दुनिया, जनता जनार्दन देखती है कि भैया एक व्यक्ति है जो हमारे हितों के लिए, हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने आप को इतना सफ़र कर रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एटलीस्ट उसको सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इमोशनल अपील होती है जिसकी वजह से एक
समर्थन जो है वो व्यक्ति जो स्ट्राइकर है वो जुटा सकता है, और इसकी वजह से पब्लिक और अथॉरिटीज़ का भी काफ़ी रिस्पॉन्स जो है वो उसे मिलता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले दुनिया के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ईरिश रिपब्लिकन थॉमस एशे, सफ्रेगेट मैरियन वेलेस डनलोप और जापानीज़ अनार्किस्ट था अकाबा हजीमे, ये 3 जाने जाते हैं हंगर स्ट्राइक के लिए पूरी दुनिया में, हिस्ट्री में। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ईरिश रिपब्लिकन थॉमस एशे हैं, सफ्रेगेट मैरियन वेलेस डनलोप और एक जापानीज़ अनार्किस्ट थे अकाबा हजीमे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्ल्ड के। अगर इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी, मैंने आपको पहले बताया, जतिन दास जो 63 डेज़ की हंगर स्ट्राइक के बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी, जतिन दास थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति था जो 63 डेज़ की हंगर स्ट्राइक के बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका नाम जतिन दास था। फिर महात्मा गांधी जी ने भी हंगर स्ट्राइक करी है। फिर आता है पोटे श्री रामुलु, इन्होंने भी हंगर स्ट्राइक करी थी। इनके हंगर स्ट्राइक के पीछे का कारण था आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन, तो इन्होंने भी हंगर स्ट्राइक करी थी। फिर आते हैं भगत सिंह जी ने भी हंगर स्ट्राइक करी थी। भगत सिंह जी से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, और महात्मा गांधी से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, महात्मा गांधी से तो पूछा ही जाता है, भगत सिंह जी से भी पूछा जा सकता है। फिर आते हैं इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला ने मणिपुर में काफ़ी समय तक हंगर स्ट्राइक करी थी। इनके हंगर स्ट्राइक के पीछे का कारण था कि जो अफस्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, हटा दिया जाए। अफस्पा क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले कब लगी थी, क्या चीज़ें देख के अफस्पा किसी क्षेत्र में लगाई जाती है। इस समय भी आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में अफस्पा है। पहले कभी कश्मीर में भी हुआ करती थी, एक समय था जब पंजाब में भी थी, जब पंजाब में खालिस्तान था। तो अफस्पा को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पंजाब में अफस्पा लगी थी जब वहाँ पे खालिस्तान था, तो खालिस्तान को मैंने अच्छे से कवर किया है। इसकी पूरी हिस्ट्री इसको भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फिर अन्ना हजारे आते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इन्होंने करप्शन के खिलाफ हंगर स्ट्राइक करी थी 2011 में। तो ये कुछ इंडिया के एग्जाम्पल्स हैं, महात्मा गांधी, जतिन दास, पोते श्री रामुलु, इरोम शर्मिला, अन्ना हजारे, भगत सिंह, इन्होंने भी हंगर स्ट्राइक्स करी थी। कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देखें तो मनोज जारंगे पाटिल हैं। इनकी डिमांड है कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिले, तो इसके लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी। फिर सोनम वांगचुक हैं, इन्होंने 21 दिनों की हंगर स्ट्राइक करी लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के लिए। अब ये किस प्रकार के सेफ गार्ड्स की बात हो रही है? बहुत से लद्दाख के लोग ऐसा चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। सवाल है कि क्यों चाहते हैं लोग कि इसको 6th शेड्यूल में डाला जाए, इसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो यार, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के बारे में बताते हो कि ये डिस्क्रिप्शन में, वो डिस्क्रिप्शन में। अब देखो यार, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आज के बाद नहीं बोलूँगा। पर मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि अच्छा ये कोई एक टॉपिक आया है तो इसको मैंने अच्छे से ऑलरेडी कवर किया है, तो इसलिए मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ, राइट, कि भाई ये मैंने कवर किया है, इसको आप चाहे तो देख सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फिर अगर आपने देखना हो तो देख सकते हो, नहीं देखना हो तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो चीज़ अगर मैंने कवर कराई है और एक समय तक वो खबरों में थी, तो मुझे लगता है कि मैं बता देता हूँ कि आपको कि भाई मैंने वो कवर कराया है, ताकि आपसे कोई चीज़ छूटे ना, और आप एग्ज़ाम में, मतलब जो आपका एम है कि हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो आप कर आओ। और कई इंपॉर्टेंट भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे महात्मा गांधी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ें मैं बता देता हूँ। फिर आते हैं खादेर अदनान, ये एक पैलेस्टीनियन प्रिजनर थे जो 87 डे की हंगर स्ट्राइक के बाद 2023 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी काफ़ी रिसेंट एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं कुछ इथिकल कंसीडरेशंस की। सबसे पहला आता है स्टेट रिस्पॉन्स। अब देखो, कोई व्यक्ति हंगर स्ट्राइक कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, कई बार अथॉरिटीज़ क्या करती हैं कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको खाना खिलाने का, फीड करने का प्रयास करती हैं, जिसकी वजह से उसकी सीवर खतरनाक हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी उस व्यक्ति को, स्ट्राइकर को हो सकती हैं, और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इथिकल इशू रेज करता है जब फोर्स फीडिंग होती है अथॉरिटीज़ के द्वारा। कुछ केसेस में सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। फिर आता है हेल्थ एंड सेफ्टी। अब देखिए, जो स्ट्राइकर की विल है, अगर जो स्ट्राइकर है वो ये नहीं चाहता कि भाई मैं खाना खाऊं, या वो नहीं चाहता है कि मेरे को कोई मेडिकल केयर दी जाए, वो बस ये चाहता है कि मेरी जो मांगे हैं वो पूरी हों, लेकिन फिर भी अगर उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है उसकी विल के खिलाफ, तो ये मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे फिर लोग कहेंगे कि भैया ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है कि आप ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को फीड कर रहे हो। मगर कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि अगर उसको खाना नहीं खिलाया गया, फीड नहीं कराया गया, तो फिर वो मर भी सकता है।
लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है वो नहीं मान रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। मतलब इस प्रकार की जो कंडीशन है कि स्ट्राइकर खाना भी नहीं खाना चाहता है, उसे ज़बरदस्ती खिला भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खाएगा तो उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें सरकारों को या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें डायलेमास में डाल देती है, उन्हें दुविधा में डाल देती है कि हम क्या करें। फिर आती है ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेट कंट्रोल। अब देखिए स्ट्राइकर्स की जो ऑटोनॉमी है और जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लाइफ को प्रिजर्व करना, इन दोनों में बैलेंस भी बनाना बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि जो हंगर स्ट्राइक है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर बेनिफिट नहीं होंगे तो फिर हंगर स्ट्राइक करनी ही क्यों है। तो बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले हाईलाइटिंग इनजस्टिसेस। देखिए अगर कहीं पर भी इनजस्टिस हो रही है और सरकार और जो जुडिशरी है या जो जनता है वो चुप बैठी है, तो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की जा सकती है ताकि एक सिग्निफिकेंट अटेंशन जो है वो ड्रॉ की जा सके जो इनजस्टिस हुई है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे इनजस्टिस जो है उसको हाईलाइट करना, ये इसका एक बेनिफिट है। फिर आता है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो कोई व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि भैया मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या ये वायलेंस है? ये वायलेंस नहीं है, ये तो बेचारा उल्टा सफ़र हो रहा है। अब उसके पीछे जो भी कारण हो कि इसकी जो भी मांगे हों, लेकिन ये वायलेंस नहीं कर रहा है, ये बस चुपचाप बैठा है एक जगह पे और कह रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी। लेकिन ये किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, ये कोई वायलेंट अटैक नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये जो हंगर स्ट्राइक होती है इसको काफ़ी पावरफुल फॉर्म माना जाता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का। जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है उसका काफ़ी पावरफुल फॉर्म माना जाता है हंगर स्ट्राइक को, ध्यान में रखिएगा। फिर आता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब मैंने आपको कुछ हिस्ट्री के एग्जांपल्स दिए। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि अलग अलग मूवमेंट्स में इस प्रकार के जब हंगर स्ट्राइक्स की गई हैं तो वहाँ पे कल्चरली इस प्रकार के हंगर स्ट्राइक्स ने रेजोनेट किया है और इसको एक सेक्रीफाइस की तरह देखा जाता है। अब कोई व्यक्ति जो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बेचारा ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, तो मैंने आपको बताया ना कि जनता में बहुत से इमोशनल लोग होते हैं और ये होना भी चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें। तो इसलिए यहाँ पर जो जनता जनार्दन है वो इन चीज़ों को एक सेक्रीफाइस की फॉर्म में देखती है, सेक्रीफाइस के तरीके से इसको देखा जाता है। इसके साथ साथ आता है मोरल हाई ग्राउंड। अब देखो जब कोई पर्सनल सफरिंग कर रहा है, खुद बेचारा सफ़र हो रहा है किसी प्रकार के इनजस्टिस को हाईलाइट करने के लिए जो कि उनके खिलाफ हुई है या किसी कम्युनिटी या किसी जनता के साथ हुई है, तो ये एक मोरल हाई ग्राउंड भी बनाता है कि भाई वो वायलेंट नहीं है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, वो अपने आप को बेचारा सफ़र कर रहा है। मगर अब यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? कुछ मोरल डायलेमास आते हैं। अब देखो यहाँ पे वही बात है कि हम फोर्स फीडिंग नहीं करा सकते। कोई बोलेंगे जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, कोई व्यक्ति खाना ही नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को बोला जाए कि चलो भैया तुमने खाना नहीं खाना, तो ग्लूकोज वगैरह अस्पताल में लगा देते हैं। मेडिकल केयर भी ज़रूरी है प्रोवाइड करना, लेकिन अब यहाँ पे बात वही है कि वो व्यक्ति जो है वो यहाँ से टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये दुविधा में डाल देता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब खिलाना तो पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा, लेकिन वो खाना नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, तो अब करें तो करें क्या? ये एक बड़ी दुविधा वाला सिचुएशन आती है। फिर आता है हेल्थ रिस्क। अब अगर ज़्यादा समय तक स्टारवेशन होगी, ज़्यादा समय तक कोई व्यक्ति भूखा रहेगा, तो उससे सीवर खतरनाक हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं और उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे इथिकल प्रिंसिपल जो हैं वो एम्फेसाइज किए जाते हैं कि किसी व्यक्ति की लाइफ को प्रिजर्व करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हंगर स्ट्राइक में इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब करना पड़ता है कुछ केसेस में, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति की लाइफ प्रिजर्व हो, मगर वो व्यक्ति जो है वो हठ लेके बैठा है कि जब तक मेरी बातें नहीं मानी जाएंगी, जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम हंगर स्ट्राइक पर हैं। तो यहाँ पे जो लाइफ को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। स्टेट का रोल। अब देखो जो स्टेट की अप्रोच होती है हंगर स्ट्राइक्स को हैंडलिंग करने के लिए, कई बार वो भी ह्यूमन राइट के वायलेशन या ह्यूमन राइट एब्यूज़ कर देती है। अब कई बार जो है वो ज़बरदस्ती उठा के खाना खिला दिया जाता है या फिर डंडे लाठीबाजियाँ की जाती हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हैं वो भी सामने देखने को मिलते हैं। स्ट्राइक करने का आपके पास अधिकार है। अब ये जो हंगर स्ट्राइक है इसमें आप अपने आप को जब सेक्रीफाइस कर रहे हो, अगर आपको मान लो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, अब देखो यार बात पता क्या होती है, गवर्नमेंट को तुमसे कोई लेना देना नहीं है,
जैसे मान लो कोई उनके खिलाफ स्ट्राइक करने बैठा है। बात सिर्फ ये है कि अब क्योंकि इस देश में कानून है व्यापक, हमारे पास मीडिया है, तो अगर मान लो कि आपको, जैसे मान लो कोई एक्स व्यक्ति है और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, उसको नहीं बचाया गया, तो जनता जो है फिर वो सरकार के खिलाफ हो जाएगी। तो ये कारण होते हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको होता है कि भैया मर ही ना जाए कहीं पे, नहीं तो फिर उसके वजह से काफ़ी बैकलैश उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम इनको बचाने के लिए जाए और हम ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ करने शुरू कर दें, मारकूट शुरू कर दें, लाठीबाजी शुरू कर दें, या फिर ज़बरदस्ती फोर्स फीडिंग करें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है एक कोर्जन। देखिए, हंगर स्ट्राइक जो होती हैं वो अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर डालती हैं और ये पब्लिक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करने का काम करती हैं, जिसके वजह से फेयरनेस और लेजिटिमेसी जो है, उसके जो कंसर्न्स हैं ये रेज़ किए जाते हैं हंगर स्ट्राइक के माध्यम से। इम्पैक्ट ऑन अदर्स, बाकियों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब कोई व्यक्ति जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा है तो एक इमोशनल बर्डन उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर पड़ेगा। उन बेचारों को भी डर लगेगा भी इसको कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इथिकल इशू जो है वो क्रिएट करता है, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। फिर आता है लीगल एंड मेडिकल एथिक्स। अथॉरिटीज़ और जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उनमें काफ़ी डायलेमा आता है कि कैसे बैलेंस बनाया जाए। जो ऑटोनॉमी है, जो उनकी ड्यूटी है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। ड्यूटी क्या है? लाइफ को सेव करना। तो अब यहाँ पे लाइफ प्रिजर्व करने के लिए फोर्स फीडिंग कराई जाएगी, और अगर फोर्स फीडिंग कराएगी तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। तो अब यहाँ पे एक डायलेमा हो जाता है, यहाँ पे दुविधा हो जाती है, वे करें तो क्या करें। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, लीगल एंड मेडिकल गाइडलाइंस। अलग अलग गाइडलाइंस इस देश में या पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा 1975 में टोक्यो डिक्लेरेशन आई थी, जिसने फोर्स फीडिंग को कंडेम किया था। अगर कोई व्यक्ति हंगर स्ट्राइक में है तो उसे फोर्स फीडिंग नहीं करनी चाहिए, इसे यहाँ पे कंडेम किया गया है। जेनेवा कन्वेंशन जो है उसने वोंडेड जो कम्बैटेंट्स होते हैं, जो मतलब मूर्छित होते हैं, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। लेकिन जो हंगर स्ट्राइक्स के लिए इनके एप्लीकेशंस हैं वो अनक्लियर हैं, वो कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं की गई हैं, जिसके वजह से जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उनके रोल काफ़ी कॉम्प्लिकेट बन जाता है, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो अनक्लियर हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो मद्रास हाई कोर्ट ने हंगर स्ट्राइक्स जो हैं उसे कोई ऑफेंस नहीं माना है। सेक्शन 309 जो बात करती है अटेम्प्ट टू सुसाइड की, उसके अंदर ये जो हंगर स्ट्राइक्स हैं इसको नहीं रखा गया है। ये मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब देखो, एक तो हो गया अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, एक आता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना या उसको उकसाना कि जाके तू सुसाइड ही कर ले। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ये क्या होता है? कोई व्यक्ति उस कंडीशन में कैसे पहुंच जाता है? साइकोलॉजी इसके ऊपर क्या बात करती है? और हमारे देश का कानून जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे क्या बोलता है? इस टॉपिक का मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, वहाँ पे मैंने आपको सेक्शन 309 भी अच्छे से एक्सप्लेन करवाई है, ज़रूर देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हम क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है, यहाँ पे कितने लोग सुसाइड करते हैं, तो इसलिए भी हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को मैंने अच्छे से कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि जो बड़े बड़े इथिकल थिंकर्स हुए उनका क्या सोचना था हंगर स्ट्राइक को लेके। सबसे पहले बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट टू प्रोटेस्ट को एडवोकेट किया, और यहाँ पे प्रोटेस्ट में इन्होंने हंगर स्ट्राइक्स को भी इंक्लूड किया, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक ये किसी को भी हार्म ना करे। तो यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल ने हंगर स्ट्राइक के पक्ष में बात करी है कि हर इंडिविजुअल के पास आज़ादी है, अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और हंगर स्ट्राइक भी उसमें इंक्लूड है, तब तक जब तक वो किसी और को हार्म ना करे। फिर आते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? उन्होंने फास्टिंग और हंगर स्ट्राइक को प्रेफर किया है, और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये सेल्फ रिफॉर्म है रेदर देन अ टूल फॉर पॉलिटिकल डिमांड। ये सेल्फ रिफॉर्म के लिए भी ज़रूरी है फास्टिंग और हंगर स्ट्राइक, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। उनका ऐसा बिलीव था कि फास्टिंग जो है वो एक पर्सनल अपील के लिए और मोरल रिफॉर्म के लिए यूज़ की जानी चाहिए, रेदर देन कोई पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज से ज़्यादा पर्सनल अपील और मोरल रिफॉर्म के लिए इसका यूज़ किया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एम्फेसाइज़ किया है, और उन्होंने कहा कि सोशल रिफॉर्म्स के जो इफ़ेक्टिव मीन्स हैं उनकी नीड है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन
प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा उनका एम्फेसिस था। उनके मुताबिक हंगर स्ट्राइक एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये मोरल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है तभी इसको लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। अम्बेडकर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाए पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अम्बेडकर के नाम पर हमारी केंद्र सरकार ने अम्बेडकर सर्किट की भी शुरुआत करी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या मानना था हंगर स्ट्राइक को लेके? बी आर अम्बेडकर ने हंगर स्ट्राइक को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने कहा कि सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए लीगल मेथड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने लीगल मेथड का फेवर किया था, और जो हंगर स्ट्राइक्स हैं उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो ये है दोस्तों हंगर स्ट्राइक्स। यहाँ पे हंगर स्ट्राइक क्या होती है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इथिकल चैलेंजेस क्या हैं, नॉर्मल चैलेंजेस क्या हैं, बड़े बड़े थिंकर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वर्ल्ड के और इंडिया के कौन कौन से हैं, रीसेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।